नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। शुरुआत हो चुकी है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। देश दुनिया की हर खबर आप तक पहुंचाएंगे और न सिर्फ फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन बल्कि फ्रेश एंड फास्ट भी हम बताएंगे अपने दर्शकों को, यानी कम वक्त में बहुत ज्यादा खबरें अगले 2 घंटे के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां योगी सरकार की अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है और यही वजह है कि अपराधी माफिया अब डरे सहमे हैं। अब यूपी के बदायूं में देखिए, एक हिस्ट्री शीटर बदमाश इस कदर एनकाउंटर से डर गया कि थाने में जाकर उसने सरेंडर कर दिया। थाने में जाकर के उस शख्स ने क्या कहा और इस हिस्ट्री शीटर पर कितने अपराध केस पहले से ही दर्ज हैं, देखिए रिपोर्ट। बदमाशों और अपराधियों में योगी सरकार का खौफ कितना है, इस तस्वीर को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। गले में तख्ती टांगे हिस्ट्री शीटर मुन्ना शेट्टी के थाने में सरेंडर करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब ये बदमाश थाने पहुंचा तो उसने क्या कहा, आप भी सुनिए। कौन हो तुम? मुन्ना सेठी है सर। कौन आया ये? मुन्ना सेठी हूँ सर। मुन्ना सेठी तो फोटो फायरिंग करी थी? फायरिंग हो गई थी, गाँव में लगाई है? अंदर नहीं होगी गलती, मैं अपना हाथ पकड़ कर रहा हूँ सर। क्यों करते हैं ऐसे काम? हिस्ट्री शीटर मुन्ना शेट्टी पर 19 मुकदमे दर्ज हैं। 19 दिसंबर को गांव में 2 पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। इस दौरान मुन्ना शेट्टी ने फायरिंग कर गांव में दहशत फैला दी। फिलहाल एनकाउंटर होने के डर से हिस्ट्री शीटर मुन्ना शेट्टी ने थाने में सरेंडर कर दोबारा ऐसी गलती नहीं करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की करते हैं, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 बुल एक साथ एक छत पर जाकर चढ़ गए। और छत पर जैसे ये सांड चढ़ा, ये वीडियो भी काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इस पर सियासत हो रही है, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, आप देखिए रिपोर्ट। दीवार पर दिखी हरी घास तो हो गया कांड। लालच ने किया मजबूर, छत पर चढ़ गए 2 सांड। देखिए इन तस्वीरों को, छत पर 2 सांड चढ़ गए हैं और बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। जी हाँ, ये चढ़ने को तो छत पर चढ़ गए हैं, लेकिन उतर नहीं पा रहे। छत से उतरने का रास्ता नहीं मिलने के बाद थक हार कर सांड वहीं पर बैठ गया। इसकी वजह से गांव वाले भी काफी परेशान हो गए। ये तस्वीरें सहारनपुर के ननौता थाने के बनेरा खेमचंद गांव की हैं, जहां छत पर सांड के चढ़ने के बाद पूरे गांव में बवाल मच गया। पूरे गांव के लोग इन दोनों सांड को छत से नीचे उतारने के लिए इकट्ठा हो गए। जब खुद से मामला नहीं सुलझा तो स्वास्थ्य विभाग और ब्लॉक ऑफिस को भी इसकी जानकारी दी गई। बावजूद इसके मौके पर कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची। फिर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और खुद से ही सांड का रेस्क्यू शुरू किया। ग्रामीणों की मदद से हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी और दूसरे तरीके का इस्तेमाल कर सांड को नीचे उतारा। सांड का छत पर चढ़ने का ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तो नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी इसकी तस्वीर ट्वीट की और पूछा, क्या $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का यही एक रास्ता बचा है? वहीं ग्रामीणों ने गोवंश को खुला छोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही गौशाला में प्रबंध करने की भी बात कही। से जहां पर राजस्थान की हवा महल सीट से जीते बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। पिछली बार जब वो सुर्खियों में आए थे तब आपने देखा था, वो वीडियो काफी वायरल हुआ था। वो मीट की दुकान बंद करवा रहे थे। इस बार शराब की दुकानें बंद करवाते हुए नजर आए। तो रात के अंधेरे में जब वो पुरानी बस्ती इलाके में पहुंचे तो ऐसा क्या देखा जिसको देखकर वो आग बबूला हो गए, और वहां पर फिर हुआ क्या, देखिए रिपोर्ट में। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले हवा महल विधानसभा सीट के बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाल मुकुंदाचार्य रात तकरीबन 8 बजे अचानक हवा महल विधानसभा क्षेत्र की पुरानी बस्ती पहुंचे, जहां शराब अवैध तरीके से बेची जा रही थी। इसको लेकर वो आग बबूला हो गए। बंद हो जाएगी, सब पड़ोसी चाहते हैं, सारे पड़ोसी चाह रहे हैं, बोलो सारे तैयार बैठे ही है, 1 मिनट लगेगी।
बाल मुकुंद आचार्य को देख शराब के दुकानदार आनन फानन में दुकानें बंद करते नजर आए। बाल मुकुंद आचार्य ने इन अवैध तरीके से शराब बेचने वालों को न सिर्फ चेतावनी दी बल्कि कई दुकानों को बंद भी करवाया। सारे तैयार बैठेंगे, 1 मिनट लगेगी। रोज का काम है तुम्हारा। नई सरकार के गठन के बाद से ही विधायक बाल मुकुंदाचार्य एक्शन में नजर आ रहे हैं। इससे पहले अवैध मांस की दुकान चलाने वालों को भी चेतावनी देते उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। और बरेली एक बार फिर सीरियल किलर या यूं कहे साइको किलर को लेकर चर्चा में है, क्योंकि एक दिन पहले एक लड़की की 22 साल की लड़की की हत्या हुई, जिसको इस साइको किलर से जोड़कर ही देखा जा रहा है। और इस युवती को भी सुनसान जगह ले जाकर, झाड़ियों में ले जाकर उसकी हत्या की गई है और इसीलिए इसे साइको किलर वाले एंगल से ही जांच की जा रही है। लेकिन अब पुलिस इस पूरे मामले की अलग अलग एंगल से भी जांच कर रही है। बरेली में एक बार फिर महिलाओं में डर और दहशत है। खौफ और दहशत उस साइको और सीरियल किलर का है जो कई हत्याएं करने के बाद भी खुलेआम घूम रहा है, जिसका ना तो अब तक सुराग लग सका है और ना ही उसे पुलिस पकड़ पाई है। बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर में हुई 22 साल की युवती की हत्या को भी इस साइको और सीरियल किलर से जोड़कर देखा जा रहा है। शक यही है कि जिस साइको किलर ने बरेली के शाही और शीशगढ़ के आसपास के गांव में 9 महिलाओं की हत्या की थी, क्या उसी ने इस 10वीं हत्या को अंजाम दिया है? पिछले 7 महीने में यह 10वां वाकया है जब इस तरीके से महिलाओं की हत्या कर दी जाती है खेतों के अंदर, और बिल्कुल पैटर्न उसी तरीके का। हालांकि पिछले 9 हत्याओं से यह हत्या थोड़ी सी अलग है, एज डिफरेंस है, क्योंकि पिछले 9 हत्या जो बरेली के अंदर देखी गई थी, चाहे शाही के अंदर हो, शीशगढ़ के अंदर हो, वहां एज फैक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां पे लगभग 35 से 65 साल की महिलाओं को टारगेट किया जाता था और वो दिन में खेतों में निकलती थी और उसके बाद जब अकेले होती थी तो किलर जो है उनको टारगेट करता था, साइको किलर उन पर अटैक करता था और उनकी हत्या करता था। यहां जो महिला है ये इसकी उम्र 22 से 23 साल की बताई जा रही है और अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये महिला कहां की रहने वाली है, किस परिवार की रहने वाली है। इस हत्या में जगह का पैटर्न साइको किलर का एक जैसा है, क्योंकि जैसे 9 महिलाओं की हत्या सुनसान और झाड़ियों में की गई थी, वैसे ही इस युवती की हत्या भी सुनसान इलाके और झाड़ियों में की गई है। किलर जो है कुछ इसी तरीके से इलाकों का इस्तेमाल कर रहा है जहां पे कोई आता जाता नहीं है, सुनसान होता है वो इलाका, सिर्फ पेड़ पौधे होते हैं, चाहे पहले गन्ने की खेत हो या अब आम का ये बगीचा, जहां पे सिर्फ और सिर्फ जो झुग्गी झाड़ियां जो है वो आपको दिखाई देंगी। ऐसे में सवाल कई हैं जिनका जवाब पुलिस को भी देना है, और सबसे अहम, आखिर ये साइको किलर चाहता क्या है? अगर ये हत्या उसने की है तो आखिर इस हत्या का मोडस ऑपरेंडी क्या है? हत्या वो किस कारण करना चाहता है? और आखिर इन हत्याओं का सिलसिला बरेली के अंदर महिलाओं के खिलाफ कब रुकेगा? फिलहाल बरेली के कृष्णा नगर में हुई युवती की हत्या की तफ्तीश की जा रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। अब इस हत्या को साइको और सीरियल किलर से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसने बरेली के ही शाही और शीशगढ़ के आसपास 9 महिलाओं की हत्या कर चुका है। खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर घात लगा करके अटैक किया है। जी हां, सेना की गाड़ी पर हमला हुआ। पुंछ में आतंकियों के इस कायराना अटैक से सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 3 जवान जख्मी हुए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टेरर अटैक के बाद जंगलों में आतंकियों की खोज के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हमारे सहयोगी साहिल सोहेल इस वक्त ज्यादा जानकारी को लेकर जुड़ गए हैं। साहिल, ये बहुत बड़ी कायराना हरकत आतंकियों ने इस बार की है, जिसमें हमारे 4 जवानों को हमें खोना पड़ा है। अभी क्या अपडेट है और ऑपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? देखिए, बिल्कुल इस ऑपरेशन में जो है हमारे 4 जवान जो है शहीद हो गए। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। पहले वो गाड़ी जिस पे ये अटैक हुआ था, इस पे जो है आप गोलियों के निशान भी देख सकते हैं। ये वो गाड़ी थी जिसको आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया था। उसके बाद लगातार जो है ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। 20 दिसंबर को ये पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ था। सेना के पास इस तरह की जानकारी थी कि इस इलाके में जो
पुंछ का इलाका है, देरा की गली का इलाका है, वहां पर जो है आतंकवादी छुपे बैठे हैं और उनकी खोज शुरू कर दी गई थी। उस बीच जो 2 गाड़ियां सेना की ऑपरेशन साइट की तरफ जा रही थी तो उन पर आतंकवादियों ने गोलियां चलाई और उसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए हैं, 3 बुरी तरह से घायल हो गए हैं, उनका इलाज चल रहा है। और उसके बाद ही अब सेना के पास इस तरह की जानकारी है कि अटैक करने के बाद वो जो आतंकवादी है वो इन घने जंगलों में कहीं छुपे बैठे हैं और उसके बाद ही पूरा सर्च ऑपरेशन जो है वो तेज कर दिया गया है। पहले काफी जो गोलाबारी है वो चली थी, कल देर शाम तक वो फायरिंग लगातार दोनों तरफ से जारी थी। और क्योंकि आप देख सकते हैं पीर पंचाल का एरिया है और एक चुनौती भरा इलाका है, ये घने जंगल है। फिलहाल इस वक्त ज्यादा लाइट नहीं है तो मुश्किल होगा दिखाना कि कितने घने जंगल है ये। और यही घने जंगल जो है कहीं ना कहीं पर जो है आतंकवादी इसका फायदा उठा रहे हैं। इन पहाड़ियों के बीच, इन जंगलों के बीच, इन गुफाओं के बीच छुपकर कभी कभार बाहर आते हैं और इस तरह से हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बात भी बताना चाहूंगा कि इस साल 28 के करीब आतंकवादियों को सेना ने राजौरी और पुंछ के इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में मार गिराया है। क्योंकि एक तरफ आप देख सकते हैं ये इलाका अगर आप देखेंगे तो राजौरी वाला इलाका मार गिराया है और अभी भी और फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अगली खबर की करते हैं। उपराष्ट्रपति का जिस तरीके से संसद परिसर के अंदर अपमान किया गया उसको लेकर आए दिन देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस और टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। जी हाँ, और पटना में प्रदर्शन के दौरान बिहार बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो कैसे बाल बाल बचे, इसके अलावा राजस्थान के झुंझुनू में किसने प्रदर्शन किया, रिपोर्ट देखिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि बीजेपी की तरफ से देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। गुरुवार को पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने वाली टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला जलाया गया। इस प्रदर्शन के दौरान बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बाल बाल बच गए। जब पुतला दहन किया जा रहा था इसी दौरान आग तेजी से फैली और पुतला अनियंत्रित होकर भीड़ की तरफ गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि कोई हादसे का शिकार नहीं हुआ। जैसे ही पुतला गिरने लगा बाकी नेता और कार्यकर्ता पीछे हट गए, जिससे हादसा टल गया। वहीं राजस्थान के झुंझुनू में भी सर्व समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुतले को लेकर विरोध यात्रा निकाली गई। नारेबाजी करते हुए सैकड़ों की संख्या में सर्व समाज और बीजेपी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पहले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। फिर राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। समूची जो किसान बिरादरी है उसका अपमान जो राहुल गांधी ने किया है, निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में भी समूची किसान बिरादरी और सभी जाति समुदाय महामहिम की से और जो नकल की है इसका बदला लोकसभा चुनाव में भी लेंगे। और हम किसी भी स्थिति में उनकी जो ये नकल करने की जो है वो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल संसद से विपक्षी नेताओं को निलंबित करने के बाद विपक्षी नेताओं ने संसद के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। उसी दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते नजर आए थे और राहुल गांधी उनका वीडियो बना रहे थे। इस बात को लेकर कांग्रेस और टीएमसी के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश में खुले में मीट और लाउड स्पीकर को लेकर के सरकार ने जो आदेश दिया था उसका असर अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि भोपाल में जो मीट की दुकानें थे उसे कवर किया जा रहा है और जो धार्मिक स्थल हैं वहां से लाउड स्पीकर भी हटाए जा रहे हैं। ऐसे में स्थानीय दुकानदारों का, स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है इस एक्शन पर, वो आपको सुनवा देते हैं। मध्य प्रदेश में नई सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। मांस बेचने और लाउड स्पीकर को लेकर सरकारी आदेश का पालन होना शुरू हो गया है। भोपाल में मांस की दुकानों को कवर किया जा रहा है। स्थानीय दुकानदार भी सरकार के आदेश को जायज बता रहे हैं।
मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला आदेश जो मोहन यादव ने दिया था वो लाउड स्पीकर हटाने को लेकर और मास्क की दुकानों को कवर करने को लेकर था। हम इस समय काजी कैंप इलाके में हैं और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो दुकानें हैं उनको कवर करने का काम किया जा रहा है। जो मांस बेचते हैं, अंडे बेचते हैं, उन दुकानों को कवर करने के लिए इस तरह का एक सिस्टम यहाँ पर लगाया जा रहा है। नगर निगम की टीमें ग्राउंड जीरो पर निगरानी करती दिखाई दे रही हैं। नगर निगम से आप है, क्या कार्रवाई हो रही है और क्या सारे दुकानदारों ने मान ली है बात आप? सारे दुकानों ने बात मान ली है ये वाली, और सब लोग अब कर ही रहा है। और मेन रोड पे तो अभी तक सब लोगों ने करा दिया। कुछ लोग हैं जिनका काम चल रहा है अभी। अच्छा, कितनी दुकानें हैं इस पूरे एरिया में और कितना कवर कर रहे हैं? इस एरिया के अंदर कम से कम 15 से 16 दुकानें हैं। अभी तक 8 से 10 दुकानों पे ये लग चुका है। जिसने नहीं मानी बात आपकी, अब उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? उस पर चालानी कार्रवाई होगी, उसके ऊपर चालानी कार्रवाई होगी। वहीं स्थानीय दुकानदार भी प्रशासन को सहयोग करते नजर आ रहे हैं। ये संचालक भी हमारे साथ है बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ साहब, जो सरकार ने आदेश दिए हैं, अब आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपकी तरह और भी हैं दुकान वाले जिन्होंने बात मान ली है? हाँ जी, है ना। हाँ, बहुत सारे इधर भी है, इधर भी है, उन लोगों ने बात मानी है। अच्छा, किसी तरह की कोई आपत्ति इसमें? नहीं, कोई आपत्ति। अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा था नियमों का पालन, क्या लगता है आपको? या तो फिर ये सीएम की वजह से, मतलब सरकार बदलने की वजह से सख्ती हुई है, उस वजह से हुआ है। अच्छा, आप मानते हैं इस बात को कि साफ सफाई और इस जरूरी कदम था जो उठाया गया? जी सर, जरूरी, साफ सफाई जरूरी रहना चाहिए। सही है, हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं काजी कैंप इलाके की, जहाँ पर अब सरकार के आदेश का पालन करवाया जा रहा है और इसीलिए ये जो पूरा एरिया है इसको कवर किया जा रहा है। वहीं शहर के धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव ने जो पहला आदेश दिया था वो लाउडस्पीकर हटाने को लेकर के था और 7 दिन की मियाद खत्म हो गई है। कलेक्टर्स ने जो गाइडलाइन जारी की थी, अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मस्जिद के ऊपर की तस्वीरें हैं जहाँ पर अब लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। मस्जिद कमेटी ने फैसला किया था कि 2 से ज़्यादा स्पीकर किसी भी मस्जिद में नहीं रहेंगे और इसीलिए जो स्पीकर्स हैं उनको अब हटाया जा रहा है। इसलिए 22 जनवरी का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के अब जो तैयारी है वो और जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। और 22 जनवरी से पहले एक दिन और बहुत खास है, वो है 30 दिसंबर का दीपिका, जिस दिन प्रधानमंत्री भी वहां पर मौजूद होंगे और मैं भी उस दिन वहां जाऊंगी ताकि तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा पाऊं। लेकिन उस दिन क्या खास रहने वाला है, चलिए वो भी आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 30 दिसंबर को पीएम मोदी नए नवेले एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं। सीएम योगी खुद अयोध्या में निर्माण कार्यों का पल पल का अपडेट ले रहे हैं। अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट का नजारा देखते ही बन रहा है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट न सिर्फ देश दुनिया को हवाई कनेक्टिविटी देगा बल्कि वास्तुशिल्प का अनूठा उदाहरण भी होगा। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही यात्रियों और श्रद्धालुओं को इस बात का एहसास हो जाएगा कि रामलला का मंदिर कितना भव्य और दिव्य है। 2 मंजिला इस एयरपोर्ट में अयोध्या की समृद्ध विरासत और संस्कृति को दिखाया गया है। नक्काशीदार स्तंभों पर रामायण की कलाकृति उकेरी गई है। करीब 300 करोड़ की लागत से बने इस एयरपोर्ट के टर्मिनल की छत को 14 कॉलम में बांटा गया है। ये 14 स्तंभ भगवान श्री राम के 14 साल के वनवास के दौरान की मुख्य घटनाओं का प्रतीक होंगे। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक भव्य सीढ़ीदार शिकार भी बनाया गया है जो किसी मंदिर जैसी संरचना का एहसास करवाएगा। अयोध्या के भगवान श्री राम एयरपोर्ट की क्षमता 700 यात्रियों की होगी। यहाँ एक साथ 4 विमानों की आवाजाही हो सकेगी। उद्घाटन किए जाने के बाद अयोध्या एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट 30 दिसंबर को लैंड करेगी। आपको बता दें कि इंडिगो की दिल्ली से अयोध्या की फ्लाइट यहाँ पहुंचेगी। 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये जनसभा हवाई अड्डे के पास वाले मैदान में होने जा रही है। प्रधानमंत्री अयोध्या रेलवे स्टेशन से 2 रेलगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें अयोध्या से दिल्ली के लिए शुरू होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है।
विधानसभा चुनाव में 3 राज्य में जिस तरीके से जबरदस्त जीत बीजेपी को मिली है, अब मिशन 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी जुट चुकी है और इसी सिलसिले में 2 दिवसीय अहम बैठक भी होने वाली है। और दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के रणनीति पर चर्चा होगी। देखिए रिपोर्ट। 3 बड़े राज्यों में जबरदस्त और बम्पर जीत के बाद बीजेपी का जोश हाई है, जिसे देखते हुए बीजेपी ने अब मिशन 24 पर काम करना शुरू कर दिया है। यानी बीजेपी अब लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट गई है। इसे लेकर बीजेपी दिल्ली मुख्यालय में आज से 2 दिवसीय बड़ी बैठक कर रही है, जो कल शाम तक चलेगी। बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और सभी मोर्चों को बुलाया गया है। बीजेपी के मुताबिक बैठक में लोकसभा चुनाव, विकसित भारत संकल्प अभियान, सभी मोर्चों के कार्य, विधानसभा चुनाव समीक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी और इस बड़ी बैठक की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बीजेपी की ये बड़ी बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि इस बार विपक्ष ने बीजेपी का सामना करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया है, जो बीजेपी के विजय रथ को रोकने का दावा कर रहा है। हालांकि बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरा खाका लगभग तैयार कर चुकी है। बस उसे धार देने के लिए दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर 2 दिवसीय बड़ी बैठक कर रही है, जिसके बाद आगे की रणनीति को जमीन पर उतारने पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ की जहां नवनिर्वाचित नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज राजभवन में साय के पहले कैबिनेट के संभावित मंत्री शपथ भी लेंगे। कौन कौन शपथ आज लेंगे, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज उनका पहला कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। कैबिनेट विस्तार का कार्यक्रम राजभवन में रखा गया है, जहां सुबह 11:45 पर चुने गए मंत्री शपथ लेंगे। जो मंत्री शपथ लेंगे उनकी सूची राजभवन को दे दी गई है। विष्णु साय के संभावित मंत्रियों के भी नाम सामने आए हैं। इसमें बृजमोहन अग्रवाल, राम विचार नेताम, लखनलाल देवांगन, केदार कश्यप, दयालदास बघेल, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, लक्ष्मी रजवाड़े, टंकराम वर्मा आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सीएम विष्णु साय ने मंत्री परिषद में छत्तीसगढ़ के लगभग हर हिस्से को जोड़ने की कोशिश की है।